हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी पेपर 3A इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और जो पूरे देश का नेशनल इनकम का 31% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, और देश की 2/3 जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसमें 54.6% जो है वो 100% एग्रीकल्चर के लाइन में है, और लगभग 15% ऐसे हैं, 15 से 20% जो कि एग्रीकल्चर में भी है और इंडस्ट्री में भी है। और इसने 2019-20 का डाटा देखा जाए तो देश की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें 17.8% एग्रीकल्चर से था। सरकार ने कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं एग्रीकल्चर के लिए। ये पहले 5 ईयर प्लान से ही एग्रीकल्चर जो रहा है वो भारत का जो योजना करता है उनके लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। यही वजह था कि कई तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और कई तरह के क्रेडिट लिंक प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो आज के डेट में 3 बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। पहली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 50,000 करोड़ का आउटले के साथ है 5 साल के लिए। और इसमें जो है इरिगेशन में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि कृषि को बढ़ाया जा सके। दूसरा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए ये बहुत अच्छी जो है क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, जो कि 3 लाख तक का कैप देता है 1 साल में। तो जो किसान है उसको प्रयोग में ला सकते हैं और बहुत ही कम 4% का इंटरेस्ट के साथ वो रीपे कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। तीसरी क्रॉप इंश्योरेंस की है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टडी करके कि वेदर बेस्ड इंश्योरेंस होगा, और जो भी जैसे हमारे यहाँ फ्लड की प्रॉब्लम है या ड्रॉट की प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड जो भी है ये इंश्योरेंस की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिया गया है। ये 2016 से चल रही है। तो ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसने एग्रीकल्चर को वापस बूस्ट अप करने का काम किया है। जैसे कि ये एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड की योजना बहुत ही अच्छी योजना है। और जो ट्रेडिशनल हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग 15 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है कि ये मुख्य भोजन का मुख्य जो है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। और जैसा कि अभी ने कहा 54.8%, लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती है। और नेशनल इनकम का यहाँ 25 से 30%, ये अलग अलग डाटा आपको मिलेगा, कहीं 25 कहीं 30% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ड्यूअलिस्टिक है, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड करती है। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, जैसे 1962-64 में एक बार हुआ, एक बार 86-88 में हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे कि मराठवाड़ा है, जिसमें कि औरंगाबाद, अहमदनगर, भीर और ओस्मानाबाद आता है, और राजस्थान में जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पे जो है ये सूखा की बहुत से गंभीर समस्या होती है। वहीं अगर चले जाएं गोलपाड़ा, कामरूप, नौगांव, शिवसागर, बारपेटा आसाम में, फिर पश्चिम बंगाल में, बिहार के उत्तरी भाग में, या पूर्वांचल यानी ईस्टर्न यूपी, या कोस्टल उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में, तो ये फ्लड से अफेक्टेड है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों तरह की और सिमल्टेनियसली एक साथ दोनों तरह की समस्याएं भी हमारे देश में देखी गई हैं इनकी। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें क्या है कि एक मार्जिनल लेबर का होता है कि अगर इनको उस एग्रीकल्चर से हटा भी दिया जाए तब भी प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट की समस्या है हमारे साथ। कुछ छिपी हुई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, कि वो दिखता नहीं है लेकिन वो उनके पास कोई नया कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं।
उसके बाद एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत डाइवर्सिटी है, जैसे कि चूंकि भारत का अगर देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो ये डाइवर्सिटी अच्छी खासी आ जाती है इसमें यहाँ। और उसके अलावा ऊंचाई, स्लोप, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल प्रॉपर्टी, लैंड होल्डिंग, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, ये कई ऐसे फैक्टर्स है जो मिलके बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी लाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ झूम झूम कल्चर होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह इस साल कृषि किया, फिर वहां जलाकर फिर अगले बार कहीं और आगे की ओर बढ़ गए, ये शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन है अपर ब्रह्मपुत्रा वैली में। और वहीं देखिए तो टी प्लांटेशन भी होता है, जैसे डिब्रूगढ़, लखीमपुर, जोरहाट में। उसी तरह से जो बंगाल और बिहार के जो किसान है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस करते हैं, यानी कि चावल और गेहूं ही उगाते हैं सिर्फ अपने खाने पीने के लिए। वहीं पंजाब और हरियाणा में अगर जाएंगे तो देखते हैं कि वो कमर्शियल के लिए उगाते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब है अपाटनीज। अपाटनीज जो है ये चावल और फिश का कल्चर एक साथ करते हैं। वही कश्मीर में चले जाएंगे तो करेवा है, करेवा में और एप्पल, आलमंड या सैफरन के ऑर्चर्ड्स हैं। फिर कॉटन जो है जैसे ब्लैक अर्थ रीजन में है, वहीं आंध्रा का कोस्ट प्लेन में जो है वही पैडी और तंबाकू के लिए है। तो एक ही लैटिट्यूड पे आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री का आ रहा है तो एक ईस्ट में कुछ और हो रहा है और उससे कुछ और लॉन्गिट्यूड पे जाके एक्टिविटी कहीं और। तो ये काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर सिस्टम की। लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटे हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग इंडिया में 2.3 हेक्टेयर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में अगर जाया जाए तो 1993 है, अमेरिका में 158 हेक्टेयर है। और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड यानी जमींदारी सिस्टम तो हट गई, रैयतवाड़ी सिस्टम साउथ से भी हट गई, लेकिन अभी भी 50% ऐसी जमीन है जो कि मौखिक तौर पे जमींदारों के कंट्रोल में है और वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। और लो प्रोडक्टिविटी, अभी हमने बताया कि शायद ही कोई ऐसा जो है एग्रीकल्चर आउटपुट जिसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की बहुत हाई हो। तो अगर देखा जाए भारत में गेहूं का 27 क्विंटल है पर हेक्टेयर, वहीं फ्रांस का 71.2, ब्रिटेन का 80। उसी तरीके से एग्रीकल्चर लेबर्स का जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है भारत में $162 है, नॉर्वे में $973 और अमेरिका में $2408। तो ये इतनी ज्यादा डिफरेंस है, चाहे हमारे लेबर की देखी जाए या फिर प्रोडक्ट की देखी जाए। उसके बाद हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स की ही मेन प्रधानता है। जैसे मैंने कहा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम वही उगाते हैं जितना हम खुद कंज्यूम करते हैं। तो चाहे व्हीट हो, राइस हो, बाजरा हो, 75% यही है और 25% ही है जो कि कॉमर्शियल है, जो कि टी, कॉफी या शुगर की इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि या तो वो प्रोडक्ट या उसके बाई प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो वहाँ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, नागा, लुशाई, खासी या पाटनी वगैरह का, वहाँ बहुत ही साधारण पुराने तरह का वो आग जलाने का और वो पुराने तरीके से जो हंसिया वगैरह यूज करते हैं। वही बंगाल के फार्मर्स के पास जाए तो वो बुल्लक और बफेलो यूज करते हैं। वहीं थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ते जाएं, पंजाब में जाएं, बड़े बड़े फार्म मिलेंगे और एक से बढ़ के एक मशीनें मिलेंगी। तो ये डाइवर्सिटी पूरे देश में इसी तरह से है। जैसे मेवाड़ मारवाड़ कहीं पे अभी भी कैमल का यूज होता है, कहीं पे बिल्कुल हाई, बहुत ही हाई फाई ट्रैक्टर और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस काफी कम हो गए हैं। जैसे पहले जजमानी सिस्टम था जो कि खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी गांव में कास्ट पॉलिटिक्स है और बहुत ही ज्यादा ऊपर से नीचे कास्ट का बना हुआ है। और गांव का जो पहले जिस तरह से बना था कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, अब आज के डेट में वो नहीं रह गया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कृषि पे भी नुकसान हो रहा है। अब कोई जिसको पूरी जिंदगी आप काम कराते थे और पैसे नहीं देते थे, अब आज वो रिवोल्ट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं हम नहीं करेंगे। तो एक तरह से पूरी तरह से हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फिर से एक बार उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है
कि किस हद तक कोई एक कास्ट या क्लास उसमें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। इसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ इनका बहुत पुअर लिंकेज है। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का लिंकेज अच्छा हो तो इसका रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दूसरे में काम आएगा, लेकिन भारत में अभी हम इसमें बहुत ही बुरी स्थिति है। फूड प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा रीजनल इनइक्वालिटी है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो यहाँ सरप्लस होता है, जब वही यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान जम्मू कश्मीर गुजरात यहाँ हम बस खाने ही भर के लिए हम कर पाते हैं। फिर कैश क्रॉप जैसे शुगर केन जूट कॉटन टी कॉफी स्पाइस फ्रूट्स मिल्क प्रोडक्ट फिशरीज फॉरेस्ट ये शायद ही बहुत कम क्षेत्र में हम ग्रो कर पाते हैं। तो उसी तरह से है एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, इसका बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। जैसे अब जो जिस एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई हुई है वहां पर अगर लेबर को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लेबर पहुंच जाएंगे। जैसे पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो वहां पर काफ़ी बढ़ेंगे, लेकिन अब जैसे बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश राजस्थान उड़ीसा यहाँ से या हिमाचल जम्मू कश्मीर यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाएंगे तो यहाँ पर फिर एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स का मूवमेंट नहीं के बराबर है। पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र कर्नाटक के बहुत कम ही लोग ऐसे दिखेंगे जो कि शहर में जाके कोई बहुत एडवांस्ड काम कर रहे हो। वो या तो मजदूरी करेंगे या कुछ उसी से मिलता जुलता काम कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो जाकर फिर सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हो। उसके बाद एक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हाँ ये जरूर है कि हमारे देश में जो भी तरह की समस्या है, चाहे हमारे कल्टीवेटेड लैंड का या लो प्रोडक्टिविटी की है या बैकवर्ड ट्रेडिशनल आउटडेटेड टेक्निक है, लेकिन इन सबों को मिलाते हुए भी हमारा देश एक रूरल एग्रेरियन एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जहाँ की हर चीज़ है। यहाँ प्रॉस्पेरिटी भी है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हैव्स हैं तो हैव नॉट्स भी हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो केवल एक पर्सपेक्टिव यहाँ नहीं कहा जा सकता, जैसे कि किसी के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाँ ये जैसे कि आपने जाना कि झूमिंग एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है, और भी कई इस तरीके के इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, जैसे सॉइल इरोजन डिजर्टिफिकेशन वाटर लॉगिंग सैलिनाइजेशन, या जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया कि इतना ज़्यादा हमने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन इतना ज़्यादा यूज़ किया कि हमने कहीं ना कहीं मिट्टी की का नुकसान किया, और आज स्थिति है कि मिट्टी से लेके ग्राउंड वाटर तक हम पोल्यूटेड कर चुके हैं उन क्षेत्रों में। इसके अलावा हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे हिमालय में जैसे कि झूमिंग से हमने बताया कि हम करते हैं, और ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और ये जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसकी वजह से हम अपना जो इसको यूट्रिफिकेशन के थ्रू ये इतना ज़्यादा नुकसान करता है कि हमारे जो अन्न है उसको ये जहरीला बना देते हैं। इसके बाद हम मिट्टी की भी सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बदल देते हैं, और उसके बाद जब वाटर लॉगिंग लगती है तो उससे और ज़्यादा समस्या आती है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल कमांड का एरिया में देखा गया है, वहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड है मॉस्किटोज का, बहुत ज़्यादा बीमारी उससे फैलती है, और फिर हेवी डोज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का देते हैं उसके वजह से वो पूरे क्षेत्र की मिट्टी और वाटर बर्बाद हो चुके होते हैं। उसके बाद हम इतना ही नहीं करते हैं, हम अपना एयर और वाटर पोल्यूशन दोनों साथ में करते हैं। हम इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आज एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता आ पड़ी है, जहां हमें वापस ऑर्गेनिक मेथड्स पे जाने की आवश्यकता है, जहां हमें वापस ऐसे फर्टिलाइजर यूज करने हैं जो कि प्रकृति को नुकसान न करे, या पेस्टिसाइड्स जैसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स में हम लोग केंचुए का ह्यूमस का प्रयोग कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स में नीम का यूज कर सकते हैं। इरिगेशन में हम ये कोशिश करें कि उसके थ्रू वाटर लॉगिंग ना हो या फिर पानी का बहुत ज़्यादा दोहन ना हो, और फिर बरसात के टाइम में वाटर हार्वेस्टिंग
की भी व्यवस्था हो, हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो, ताकि हम जो पानी का दोहन कर रहे हैं उसको वापस रिचार्ज कर सकें। इस तरह की बहुत सारे ऑर्गेनिक मेथड्स को हम अप्लाई करके अपनी प्रकृति को और अपने एग्रीकल्चर को हम जिंदा रख सकते हैं। और भारत जैसा कि 2/3 आबादी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो इसको और ज़्यादा प्रॉस्पर रख सकते हैं। धन्यवाद।